हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस खास सेगमेंट में हम लोग देखेंगे पिछले एक सप्ताह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो महत्वपूर्ण कुछ चर्चाएं जो पिछले एक सप्ताह के दौरान न्यूज़ में रही है। ये जो करंट अफेयर है आपका, आप अगर 67 में बीपीएससी दे रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम है वो आप देते हैं या रेलवे एनटीपीसी देने वाले कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। कुछ भी कमी लगे तो कृपया कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेएनयू की प्रथम महिला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया। रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। ए शांतिश्री धूलीपुदी पंडित, बी रेखा शर्मा, सी सोनाली शर्मा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए शांतिश्री धूलीपुदी पंडित होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर रही है जो नई धूलीपुड़ी पंडित है। इन्हें जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। जो प्रथम जेएनयू की जो प्रथम महिला वाइस चांसलर है वो धूलीपुड़ी पंडित जो है उन्हें नियुक्त किया गया। उन्हें रामनाथ कोविंद द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। यह इस पद पर अगले 5 वर्ष तक बने रहेंगे। और ये किनका जगह लेंगे? एम जगदीश कुमार की जगह लेंगे। आपको पता होगा हाल ही में जगदीश कुमार जो है वो यूजीसी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए, तो उनके जगह अब इन्हें नियुक्त किया गया है जेएनयू का प्रथम महिला वाइस चांसलर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये धूलीपुड़ी पंडित, संतरी धूलीपुड़ी पंडित, ये इनका तस्वीर है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कितनी मिलियन राशि की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। रिसेंटली हाउ मेनी मिलियंस इंडिया हैव अनाउंस टू श्रीलंका एज लाइन ऑफ क्रेडिट। देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट कुछ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है किसी भी देश को, किसी भी एक देश द्वारा दूसरे देश को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, $500 मिलियन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत ने मंगलवार को श्रीलंका को तत्काल ईंधन आयात करने के लिए $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हाल ही में जो भारत ने श्रीलंका को $900 मिलियन की राहत प्रदान करने के एक पैकेज दिया था, जिसमें 400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट था और 500 मिलियन का इंटरेस्ट लोन था। और अभी हाल ही में श्रीलंका का विदेश मंत्री जो भारत दौरे पे, उसी दौरान भारत द्वारा घोषणा किया गया कि उन्हें श्रीलंका को जो तत्कालीन आयात की जो वस्तुएं, जैसे कुछ मेडिकल रिलेटेड वस्तुएं हो गया या फिर खाद्यान्न सामग्री से जैसे आयात के लिए श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा की कमी देखी गई, उसकी मदद के लिए भारत ने एक अपना हाथ आगे बढ़ाया है $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ। और आपको पता होगा कि हाल में श्रीलंका में कुछ ही दिन पहले वित्तीय आपातकाल भी लागू किया गया था। वित्तीय आपातकाल तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य की या किसी देश की वित्तीय स्थिति खतरे में पड़ जाती है। तो श्रीलंका में भी जो विदेशी मुद्रा था वो लगभग समाप्त हो चुका था, इसलिए वहाँ पे वित्तीय आपातकाल लागू किया गया। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का नया सीजीए किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीजीए ऑफ इंडिया। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनाली सिंह। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सोनाली सिंह होगा। देखिए, अभी तक भारत का जो सीजीए था वो दीपक दास थे। कहीं भी आप मैगजीन में दीपक दास को देखेंगे, पर इसे अपडेट कर लीजिएगा, अभी इसी सप्ताह इन्हें चेंज किया गया है। और ये इनका कुछ डिटेल है कि ये लिखित सेवा के अधिकारी थे और इन्होंने पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया है। अब देखिए, सवाल है कि सीजीए होता क्या है। देखिए, सीजीए का पूरा नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। जो वित्त मंत्रालय में जो 3-4 विभाग होते हैं, जैसे व्यय विभाग, आय विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इनकम डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, और एक आध डिपार्टमेंट होता है जिसमें एक व्यय विभाग है। उसका जो ऑडिटर होता है, जो मेन ऑडिटर, जो लेखा जोखा व्यय का जो लेखा जोखा रखता है, वो सीजीए होता है। तो वो नया सीजीए किसे नियुक्त किया गया? सोनाली सिंह को। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन सी, 25 से 28। ठीक है, देखिए 25 से 28। 25 में देखिए विवेक और मुक्त पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब जो धर्म का, जो जैसे धार्मिक कोई भी मंदिर हो गया, ट्रस्ट हो गया,
या फिर कोई धार्मिक स्कूल हो गया जैसे मदरसा या फिर कोई भी गुरुकुल हो गया, तो उसका जो प्रबंधन का अधिकार होता है वो विशेष धर्म के लोगों को ही होता है। ये आर्टिकल 26 इंश्योर करता है। और उसी तरह आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 में कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये चर्चा में क्यों है, करंट अफेयर में क्यों है। तो आप अभी आपको हाल ही में पता हो कि जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है कर्नाटका में, तो उस कारण ये चर्चा में आया है कि क्या ये संवैधानिक रूप से सही है या गलत। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। चलते हैं आगे। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि भारत में अभी जो वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट अनुसूचित है। करंटली हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया। देखिए इसका करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन डी 49। देखिए अभी आपको कुछ पता होगा कि राम वेटलैंड दिवस जो 2 फरवरी 2022 को मनाया गया, उसमें भारत के जो 2 नया स्थल है उसे रामसर साइट में जोड़ने की घोषणा की गई है। तो ये कौन कौन से 2 नया स्थल है? गुजरात के खजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभयारण्य, इन्हें ऐड किया गया है। ठीक है, और इससे पहले जो है 2021 में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर हैदरपुर वेटलैंड को ऐड किया गया था रामसर की सूची में। तो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ में और भी इस एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए चलते हैं आगे। हाल ही में कौन सा देश भारत की तर्ज पर अपने देश में यूनिक डिजिटल आईडी निर्माण की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री टाइड अप विथ इंडिया टू स्टार्ट हिज ऑन पब्लिक यूनिक डिजिटल आईडी। देखिए पहले बात तो यूनिक डिजिटल आईडी क्या होता है? पब्लिक यूनिक जैसे भारत में आधार कार्ड है, वैसे ही उसे एक यूनिक डिजिटल आईडी कहा जाता है, जिसमें आपका जो है बायोमेट्रिक डेटा स्टोर रहता है, जैसे आइरिस हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, आपका फेस हो गया। तो कौन सा देश है जो भारत की तर्ज पर आधार कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। देखिए भारत श्रीलंका को एकात्मक डिजिटल ढांचे लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है। श्रीलंका की सरकार ने देश में एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्णय किया। देखिए इससे पहले भी 2019 में श्रीलंका में ये आधार कार्ड लाने का प्रयास किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार की मदद से, लेकिन वहाँ पे कुछ डाटा संबंधी जो मुद्दे थे, उनके गोपनीयता संबंधी मुद्दे को विरोध कर देखते हुए इसे तत्काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। और इसे वर्तमान में फिर से इसकी बहाली की जा रही है और भारत के द्वारा इसका मदद किया जाए। इसे तकनीकी जो मदद है उसे भारत द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है भारत एक इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश में इतना आधार कार्ड का जो संचालन हो रहा है, आधार कार्ड सभी नागरिकों को उपलब्ध लगभग हो चुका है। तो भारत में एक तकनीकी तंत्र मजबूत होने के कारण श्रीलंका द्वारा भारत का सहयोग लिया जा रहा है इसके निर्माण में। ठीक है, तो ये एक आपका रहा क्वेश्चन। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है कि नई रोशनी किस वर्ग से संबंधित है? नई रोशनी योजना एक स्कीम है, किस वर्ग से? विच नई रोशनी स्कीम इज रिलेटेड टू विच क्लास, मतलब ये किसके बेनिफिशियल के लिए है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होना, पहला तो ऑप्शन देख लीजिए बुजुर्ग है, दूसरा अल्पसंख्यक महिला है, तीसरा जनजातीय महिला है, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है। ठीक है, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए ये पीआईबी का न्यूज़ है 7 फरवरी 2022। नई रोशनी स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच एम टू एम्पावर द इनहांस द कॉन्फिडेंस इन वोमेन। तो ये वोमेन में क्या क्या कॉन्फिडेंस, इसका वोमेन का जो है नॉलेज बिल्डिंग कैपेसिटी है के लिए है ये। और वोमेन में लीडरशिप है, लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा देने के लिए ये। और वो कौन सा वोमेन? वो भी माइनॉरिटी वोमेन। जो माइनॉरिटी वोमेन में जैसे आ गया आपका मुस्लिम वोमेन हो गया, दलित वोमेन हो गया, और भी जितने तरह के माइनॉरिटी वोमेन उसके लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है? नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसका? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, जो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक प्रश्न। चलते हैं आगे। देखिए हाल ही में खैबर बस्तर मिसाइल किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? रिसेंटली मिसाइल खैबर बस्तर लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी यूएई या डी बांग्लादेश। देखिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ईरान। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए एक द हिंदू का न्यूज है, ईरान मिसाइल पुट इजराइल यूएस बेसेस विद इन रेंज। देखिए इसका ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये ईरान जो है इसका जो मारक क्षमता है वो इजराइल और अमेरिका जो ईरान के संबंध जिनके साथ सामान्यतः अच्छे नहीं रहते हैं, तो
उनकी रेंज में भी ये मिसाइल आ जाता है, ये मिसाइल के रेंज में वो देश दोनों आ जाते हैं। तो इस दृष्टि से ईरान ने अभी हाल में परीक्षण किया, तो ये एक न्यूज़ में आया है। ये देखिए इसका न्यूज़, ईरान अनवील्ड न्यू बैलिस्टिक न्यू मिसाइल ऑन वेडनेसडे with a reported range that would allow it to reach both US and bases in the region as well as target inside its ask for Israel। ठीक है, तो ये न्यूज़ रहा। अब ईरान का जो हाल ही में नया जो राष्ट्रपति है वो इब्राहिम रईसी है, और ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है, तेहरान। देखिए अभी हाल ही में एक चर्चा में चल रहा है P5+1 डील, जो जिसे डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा बैन लगा दिया था, और ईरान पे जो फिर से दोबारा ओबामा सरकार के द्वारा जब बैन हटा लिया गया, तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आने के बाद वो बैन फिर से वापस लगा दिया गया, जिससे है कि ईरान जो है किसी भी अमेरिकी सहयोगी देशों द्वारा व्यापार नहीं कर पा रहा था अपना तेल का व्यापार। जैसे भारत का ईरान से तेल व्यापार बंद था, और भारत ईरान से सस्ते दामों पे तेल लेता था, जिसमें भारत ईरान से कंटेनर का जो कॉस्ट होता था वो भी ईरान भारत से नहीं वसूलता था। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया, बाइडेन सरकार, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने, तो भारत का जो ये जो तेल आयात ईरान से अपना बंद करना पड़ा, चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन हाल ही में अब चर्चा ऐसी हो रही है कि जो P5+1 डील है फिर से उसको पुनर्जीवित किया जाए। तो आप भविष्य में देखेंगे डेवलपमेंट होगा कि जो ईरान पे जो अमेरिका द्वारा बैन लगाया गया वो प्रशासन सरकार बाइडेन प्रशासन द्वारा उसे वापस लिफ्ट हटा लिया जाए, तो वापस फिर से भारत अब ईरान के साथ अपना व्यापार कर सकेगा इस कदम के बाद। ये भविष्य में होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले 3 प्रकार के, देखिए कछुआ नहीं होगा, ये मगरमच्छ होगा, यहाँ पे मगरमच्छ कर लीजिएगा। किस राज्य में तीनों तरह के मगरमच्छ पाए जाते हैं? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑल द 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड। देखिए ये फिर से बोल रहा हूँ मैं कि ये कछुआ नहीं मगरमच्छ होगा, ये कछुआ बाई मिस्टेक से ये लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको पता होगा कि मगरमच्छ उड़ीसा में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक वन अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि उड़ीसा का जो केंद्रापाड़ा जिला है, जो नदियाँ, खाड़ियों और पानी की नालियों से घिरा है, भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव हासिल किया जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजाति है। मगरमच्छ की कौन सी 3 प्रजाति भारत में पाई जाती है? खारे पानी की प्रजाति, और घड़ियाल और मगर, ये 3 प्रजाति भारत में पाई जाती है, और तीनों एक ही राज्य में पाया जाने वाला है। कौन सा राज्य है वो? उड़ीसा। उड़ीसा के भी किस जिले में? केंद्रापाड़ा जिले में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में भी मगरमच्छ पाया जाता है, यह उसी का भाग है, केंद्रापाड़ा जिला के अंदर ही ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए केंद्रापाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका लोकेशन देखिए ये है, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, यहाँ पे ही तीनों तरह के मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय महिला और लड़की दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी। महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में पूर्ण समान पहुंच और भागीदारी प्राप्त करने के लिए, और आगे लैंगिक समानता और महिलाओं को लड़कियों के सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसका यही इंपॉर्टेंट है कि 11 फरवरी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 11वां प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय से जुड़ी भूमि संबंधी रखरखाव सर्वेक्षण का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। जैसे अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को अगर कहीं पे कुछ भूमि से जैसे कहीं कुछ प्रोडक्शन यूनिट खोलना है रक्षा संबंधी उत्पादों के लिए, तो उसका जो कहाँ पे वो भूमि होगा उसका सर्वेक्षण किया जाता है। तो किस एक संस्था द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, DGDE। ठीक है, तो चलते एक्सप्लेनेशन की ओर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने 17.78 लाख एकड़ रक्षा भूमि सर्वेक्षण की कवायद पूरी कर ली है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला है, सर्वेक्षण के बाद पहला ऐसा अभ्यास है, स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहला अभ्यास है जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ कर्मियों को जो है पुरस्कृत भी किया है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा सर्वेक्षण कराया गया। तो आज़ादी के बाद अगर कुछ भी देश में पहला होगा तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। ये देखिए ये न्यूज़ में भी रहा था, द हिंदू का न्यूज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट हैज कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ सर्विंग द 17.78 लाख एकड़ ऑफ डिफेंस लैंड। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। एज पर रिकॉर्ड मेंटेन बाय डिफेंस स्टेट मिनिस्ट्री डिफेंस ऑन इतना लैंड, ये सारा डेटा वगैरह है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइजर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु इज अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ
फाइजर इंडिया। तो इसके करेक्ट AR शाह, इसका ऑप्शन देखिए RA शाह है, प्रदीप शाह, जय शाह या दीपक शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप शाह। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बस सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 13वां प्रश्न है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा? अकॉर्डिंग टू टॉमटॉम इंडेक्स विच इंडियन सिटी हैज़ द हाईएस्ट कंजेशन इन ट्रैफिक? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कलकत्ता या फिर डी पुणे। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। ठीक है, देखिए मुंबई और बेंगलुरु दुनिया में 5वें और 10वें सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के रूप में उभरे हैं और भारत में पहले और दूसरे हैं। देखिए तो भारत का जो टॉप ये टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स की वैश्विक शीर्ष 25 सूची के अनुसार 58 देशों के 404 शहरों में दिल्ली और पुणे 11वां और 21वां स्थान पर है। ये 4 राज्यों का स्थान, और अब मेनली आप 2 याद रखिए, मुंबई और बेंगलुरु पहला और दूसरा भारत में, और विश्व में 5वां और 10वां है। और पूरे विश्व में पहला स्थान पे कौन है? पूरे विश्व में पहला स्थान पे इस्तांबुल, टर्की का जो कैपिटल इस्तांबुल 1 नंबर पे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है। और दूसरे नंबर पे मॉस्को जो है रसिया की कैपिटल है, और दूसरा नंबर पे आता है इस टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, 14वां प्रश्न देखिए, अटल सुरंग किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है? अभी अटल सुरंग हाल ही में न्यूज़ में आप लोगों को पता होगा, जो सबसे लंबा जो टनल है होने का गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाले अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल का सम्मान दिया। तो इसे किसने दिया है यह सम्मान? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने। यह सुरंग को बॉर्डर रोड, इसमें देखिए हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है। यह सुरंग को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? चूँकि रोहतांग दर्रे के समीप अवस्थित होने के कारण इसे पहले रोहतांग सुरंग से नाम से भी जाना जाता है। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? इसकी आधारशिला 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई थी। देखिए 5 स्टेटमेंट और 5 क्वेश्चन इसका अलग अलग हो सकता है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यह देखिए, यह सुरंग लेह को मनाली से जोड़ेगी। यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है। तो ये भी एक अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। अब ये देखिए, आप इसका मैप भी देख सकते हैं। पहले अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना होता था तो इस रूट से, ठीक है, यहाँ से यहाँ इस रूट से जाना होता था। अब सीधा हम इस सुरंग के द्वारा यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज हो गया। ये डिस्टेंस मिनिमाइज हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। ये मैप आप देख लीजिएगा। देखिए 15 नंबर है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन के निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था का पास है? अभी आपको पता होगा, हाल ही में बुलेट ट्रेन काफ़ी न्यूज़ में रहा है। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन? ए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHSRCL, और ऑप्शन बी IRCTC, या ऑप्शन सी L&T, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देखिए ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट में है? मुंबई टू अहमदाबाद रूट में है। ठीक है, तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है, तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे ही है। इसकी लंबाई कितनी है? इसमें भी हर एक स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 508 किलोमीटर। मुंबई इलाहाबाद अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। कितने स्टेशन होंगे इसमें? बीच में कितने स्टॉपेज होंगे? 12। ये स्टेशन है, स्टेशन के नाम इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस देख लीजिए। इसकी स्पीड कितनी होगी? 320 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? ये देखिए, जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, इन्होंने ये एक ट्वीट किया था, जिसमें जो पहला जो स्टॉपेज बना है सूरत स्टॉपेज, इसका न्यूज़ जो इसका फ़ोटो था वो शेयर किया था इन्होंने, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। इसमें 12 स्टॉपेज होंगे, सूरत पहला है, इनका न्यूज़ अभी आया था हाल ही में, इसलिए चर्चा में रहा। और ये भारत का पहला बुलेट ट्रेन है, जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये रेलवे से जुड़ा है, और सारे एग्जाम के लिए तो है ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां और अंतिम प्रश्न है आज का, सोलोमन आइलैंड किस महासागर में अवस्थित है? इन विच ओशियन सोलोमन आइलैंड इज लोकेटेड? ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी इंडियन ओशियन, ऑप्शन डी आर्कटिक ओशियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए हाल ही में अमेरिका ने प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय देश सोलोमन आइलैंड में अपने
दूतावास खोलने की घोषणा की है। इससे पहले वो 1993 तक 5 साल के लिए अमेरिकी दूतावास मौजूद था, परंतु बाद में वह पड़ोसी देश पपुआ न्यू गिनिया से ही अपने दूतावास से सोलोमन आइलैंड का अपना कार्यभार संभाल रहे थे। देखिए, अमेरिकी प्रशासन द्वारा यह निर्णय जाहिर सी बात है हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने हेतु या टैगल करने हेतु से लिया गया। 1993 तक पहले वो पापुआ न्यू गिनी के द्वारा इसका कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन अब इन्हें सेपरेट रूप से इन्हें नया दूतावास खोलने का निर्णय लिया अमेरिका ने। ये देखिए, सोलोमन आइलैंड क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया महादेश है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, और ये देखिए सोलोमन आइलैंड, ये वाला आइलैंड, यहीं पे अपना नया दूतावास खोलेंगे। ये देखिए न्यूज़ है न्यूयॉर्क टाइम का। नाडा फिजी में जो यूएस सेक्रेटरी है एंटोनियो ब्लिंकन, उसने एक मीटिंग के दौरान यह घोषणा की है। ये न्यूज़ है। देखिए, अब लास्ट प्रश्न था, तो अभी एक अभ्यास प्रश्न, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा ज़रूर। ये अभी चर्चा में रही है। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ऑप्शन ए 46वां, ऑप्शन बी 53वां, ऑप्शन सी 48वां, या ऑप्शन डी 49वां। और साथ में ये भी इसका भी जवाब दीजिएगा कि इसे कौन जारी करता है। देखिए, अभी तक जो 2019 का 20 का जो था 21 में आया था, अब 2021 वाला 22 में आया है। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन जारी करता है, जारी करता कौन है इसका, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ खास प्रश्न के साथ। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए और सभी लोगों में शेयर करिए, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली बार जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।